अस्सलामुअलैकुम, देख रहे हैं आप सेठी से सवाल और मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम जनाब सेठी साहब। जनाब सैयदा आयशा नाज आप मेरा नाम ना ही लें, पता है क्यों? अच्छा, आप जिसका नाम लेते हैं ना उसका करियर दाव पे लग जाता है। पॉलिटिकल करियर के, अच्छा मैं अपनी बात नहीं कही, वो पॉलिटिकल करियर की बात करी। आपको पता है जुमेरात को आपने जिन्हें याद किया, अनवारुल हक काकड़ साहब, हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब, अब उनका पॉलिटिकल करियर दाव पे लगा। ना खौफ करें यार, उनका कैसे लग सकता है, वो तो चुने हुए आदमी है। अच्छा, आपका मतलब ब्लू आइड है? जाहिर है। अच्छा, लेकिन लगा है करियर दाव पे या नहीं, ये तो आप मुझे बताएंगे। मैं आपको सारा मखमसा बताती हूँ, जाहिर है उसके बाद डिटेल्स तो आपको ही पता होंगी। कि गंदम स्कैंडल पिछले हफ्ते आपने डिस्कस किया और आपने कहा ज़्यादा मामला गंभीर नहीं है अगर एक्शन ले हुकूमत, लेकिन एक्शन इस तरह से लिया गया कि गंदम स्कैंडल के ऊपर तहकीकाती कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पीर को तलब कर ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने तलब कर लिया है कि हमें इस मामले पर आके ज़रा ब्रीफ तो करें, हुआ क्या था। उस कमेटी ने साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को तलब कर लिया। अनवारुल हक काकड़ साहब नहीं आए, उन्होंने कहा भाई सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी थी। उसके बाद अब खबरें आ रही हैं कि भाई अब उस पर मामले पर मोहसिन नकवी साहब को तलब किया जा सकता है। बहरहाल पीर को आ जानी है रिपोर्ट, लेकिन ऐसा लग रहा है हनीफ अब्बासी साहब की तकरार भी रिपोर्ट हुई, जिस पर अनवारुल हक काकड़ साहब ने बताया कि नहीं वो मिस रिपोर्टिंग है, कुछ ऐसा नहीं है। फ़ोन पे भी हमारी बात हुई, हमने क्लियर कर लिया जो भी खबरें आई। अब्बासी साहब ने तो इंटरव्यू में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें की। जी, बहुत लंबी चौड़ी बातें की, चार्जशीट किया पूरा, लेकिन जवाब है अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा आप फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, आप क्या बात करते हैं। उसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत खुश है। बहरहाल सारा केस आके निपट जाता है। ऐसे लगता है जैसे काकड़ साहब के गिर्द घेरा तंग होने वाला है। और पता है आपने एक शो में बताया था इसहाक डार साहब डेप्यूटी वज़ीर आज़म क्यों बना दिए गए, फिर चेयरमैन सेनेट कौन बनना चाहता था, उसकी जगह यूसुफ रज़ा गिलानी आ गए। आपको पता है जब निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी नॉमिनेशन हो रही थी तो इसहाक डार साहब का भी नाम कहीं से आया था, उनको साइड पे करके ये अचानक नमूदार हुए थे। कहानी बड़ी पुरानी है, लेकिन अब आप हमें बताएं अनवारुल हक काकड़ साहब को नून लीग फिक्स करने की कोशिश कर रही है इस मामले में, वो वाकई जिम्मेदार हैं, फिक्स कर पाएगी या नहीं? देखिए इशू खड़ा हुआ क्योंकि पंजाब हुकूमत ने जो रेट तय किया गया था 3900, वो पंजाब हुकूमत के पास ना पैसे थे, ना वो उस रेट पे ख़रीदना चाहती थी, और फार्मर्स ने यहाँ पंजाब के अंदर एहतजाज करना शुरू कर दिया और वो डेडलॉक हो गया। अच्छा, वहाँ से ये बात फिर निकली कि जी अगर वीट इंपोर्ट ना होती तो फार्मर्स को जो कीमत मांग रहे थे वो मिल जानी थी, या जो कि पिछली निगरान हुकूमत पंजाब में तय करके गई थी 3900। ये जो हुकूमत आई है इसने कहा जी ये 3900 तो थोड़ी ज़्यादा है, हम तो इतनी ले नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि पहले ख़रीद ली गई है एट 4200 और वो पड़ी हुई है हमारे पास। तो अब तो सवाल काफ़ी खड़े हो गए, जिसमें पहला सवाल ये खड़ा हुआ कि जी ये इंपोर्ट क्यों की गई जी। दूसरा ये सवाल खड़ा हुआ कि ये कीमतें 3900 3900 की कैसे तय पाई। तीसरा ये कि क्यों नहीं फिर ख़रीदी ये और गोदामों में भरी, जो पास्को के पास जो गोदामों में पड़ी हुई थी 4 मिलियन टन सब जगह पे मिला के, तो वो क्यों नहीं निकाली, उन्होंने निकालनी शुरू की जब ज़रूरत पड़ी। तो अगर टाइम पे निकाल देते तो आटे की कीमतें ना बढ़ती। और तो ये सारी चीज़ें अब सवाल खड़े हो गए हैं। उसके अंदर ये अब एक तरफ तो फेडरल गवर्नमेंट जिसने ये इजाज़त दी कि जी 3.5 मिलियन टन 35 लाख टन इंपोर्ट कर ली जाए, और फिर ये फैसला किया कि गवर्नमेंट नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर करेगा। अच्छा। 2 फैसले थे। फिर ये कि ये फैसला हुआ सितंबर में पिछले साल कि हमें चाहिए 3500 टन होनी चाहिए, इंपोर्ट करनी चाहिए। पहला फैसला निगरान हुकूमत ने किया, काकड़ साहब की हुकूमत ने किया। अच्छा। उसके बाद ये फैसला हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को देनी है, हम खुद नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये दूसरा फैसला था। ठीक। फिर तीसरा ये फैसला था कि जो रेगुलेटरी ड्यूटी आमतौर पे लगाई जाती है इंपोर्ट के ऊपर, इस दफ़ा कोई रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। अच्छा। आमतौर पे फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए 40% तक ड्यूटी आप इंपोर्ट लगा सकते हैं। इंपोर्ट रोक नहीं सकते अंडर दी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो कानून है कि वीट शुड बी फ्री टू मूव, मगर गवर्नमेंट के पास इजाज़त होती है कि आप रेगुलेटरी ड्यूटी लगाएं। इन्होंने कहा कोई रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं होगी, मंगवा लें। लुब्बे लबाब ये है कि ये फैसला कैसे हुआ, क्या सही फैसला था कि इंपोर्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़, उस वक़्त की गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ था या मिनिस्ट्री का ये मौक़िफ़ था कि
टोटल वीट क्रॉप जो आ रहा है कोई 29 मिलियन टन के करीब आएगा। डिमांड हमारी कोई 31 मिलियन टन की है, फिर स्मगलिंग भी होती है, तो हमें कम से कम 3-3.5 मिलियन टन इम्पोर्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि शॉर्टेज होगी। दूसरा ये था कि प्राइवेट सेक्टर को, अब जो बात सामने आई है उसमें ये आया कि प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त देना जिसमें प्राइवेट सेक्टर ने बहुत बड़े प्रॉफिट्स किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जहाज़ के ऊपर जो कंटेनर लोड्स थे वीट इंपोर्ट के, एक जहाज़ के ऊपर जिन लोगों ने इंपोर्ट किया है 50 से 70 करोड़ रुपया पर जहाज़ उन्होंने प्रॉफिट बनाई है। ये फिगर्स अब आ गए हैं सारे सामने, तो आप सोच लीजिए कितने अरबों रुपए की प्रॉफिट बना ली है उन लोगों ने जिनको इजाज़त दी गई विदाउट ड्यूटी एक स्टेज पे कि आप ये वीट इंपोर्ट कर लें, जिसकी वजह से जो आपकी लोकल क्रॉप है फार्मर्स का वो अब उठाने के लिए तैयार नहीं है लोग उस कीमत पे जिस कीमत पे आपने कहा था आप उठाएंगे 3900। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपका क्रॉप आया नहीं था तो उससे पहले आपने प्राइवेट सेक्टर से खरीद ली और वो 4200 तक ले गया, तो प्राइवेट सेक्टर को तो किसी ने लंबे पैसे बनवा के दिए। हाँ। एक ये शक है। ठीक है। तो दूसरा ये है कि ये क्यों ऐसे फैसले हुए फेडरल गवर्नमेंट के, और जाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर इन्वॉल्व बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया था जो मर्जी चाहे, आगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कीमतें तय करनी थी। अच्छा। तो वो कीमतों के अंदर कुछ इश्यूज बन चुके हैं अभी तक, इसीलिए अच्छा कि प्राइवेट सेक्टर को तो आपने हाई रेट्स दे दिए, खरीद ली, और हमें आप लोकल फार्मर को आप हाई रेट दे नहीं रहे हैं और उठा नहीं रहे हैं। अगर आप नहीं उठाएंगे तो फिर तो बारिशें हो रही हैं, तबाह हो जाएगी, तो हम तो 3200-3300 पे बेचनी शुरू कर देंगे, नुकसान हो जाएगा, उसका फिर अगले साल भी मसला बनेगा, सियासी तौर पे भी इशू बनेगा। तो मेरा ख्याल है इस वजह से फिर ये फ़ैसला हुआ है कि पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे ये फ़ैसला हुआ था कि इम्पोर्ट करनी है, कैसे ये फ़ैसला हुआ था कि ड्यूटी नहीं लगानी, कैसे ये फ़ैसला हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर करेगा, और कैसे ये फ़ैसला हुआ था प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ख़ुसूसन पंजाब कि इतनी हाई प्राइस के ऊपर उन्होंने क्यों ख़रीदी, और जो अब और फिर ख़रीदने के बाद एक रेट लगा दिया कि इससे ऊपर नहीं ख़रीदेंगे, पहले ज़्यादा रेट पे ख़रीद ली और अब जो है वो लो रेट रखा हुआ है, या तो वही रेट पे फार्मर से भी ले लें, मगर वो क्या, वो तो 3900 पे लेने के लिए तैयार नहीं है, तो 42 पे कैसे लेंगे। तो इस किस्म की इश्यूज हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जिस तरीके से ये समरीज बनती हैं उसके ऊपर इंडिपेंडेंट लोगों को बैठा के और देखना चाहिए कि जो फैसले हुए वो सही हुए या नहीं हुए। क्योंकि देखिए ये जो प्राइवेट सेक्टर ने प्रॉफिट्स बनाए हैं ना, तो ये गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट कर लेती तो गवर्नमेंट ने ये प्रॉफिट बना लेना था, तो गवर्नमेंट तो प्रॉफिट बिजनेस में नहीं है, तो फिर उसकी कीमत भी रिड्यूस हो जानी थी आटे की, और उन्होंने सब्सिडी भी दे सकते थे खरीद के, और सब्सिडी दे सकते थे क्योंकि उनके ठीक ठाक पैसे बन रहे थे। अब 70 करोड़ रुपया पर जहाज़, आप सोच ही लीजिए कि कितने जहाज़ आए हैं और कितने लंबे हाथ लग गए हैं, तो ये इसलिए इंक्वायरी तो बनती है ना। हाँ, लेकिन आपने जैसे अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से कहा कि वो काफ़ी, अब बात यह है कि जाहिर है वो निगरान प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ। तो उस वक्त के कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो साहब थे वो भी होगा, जिस सेक्रेटरी ने वो समरीज बनाई वो भी होगा, प्रोसीडिंग्स की मिनट्स भी होंगे, ये डिस्कशन हुई, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये कैसे फैसले हुए, वो भी सारी बात सामने आएगी। और फिर पंजाब के ऊपर भी इंक्वायरी होगी कि पंजाब ने क्यों ये फैसला किया कि इतने टन हमने प्राइवेट सेक्टर से ख़रीदनी है, इस रेट के ऊपर, कम रेट के ऊपर क्यों नहीं खरीदी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अच्छा ये होना चाहिए, बिकॉज दो चीज़ें हुई हैं इससे। एक तो ये वाजे हो गया कि प्राइवेट सेक्टर ने लंबी पैसे बनाए हैं, और वो उस आइटम में बनाए हैं जो कि आपकी रोज़मर्रा की, आपकी आवाम के लिए उसकी ज़रूरत है, और कोई हुकूमत जो है वो इस किस्म का रिस्क नहीं ले सकती कि आटे के ऊपर फाइनल जो इम्पैक्ट आता है कि वो प्राइवेट सेक्टर को इतने पैसे बनाने दें। तो इसलिए इंपोर्टर ने भी पैसे बनाए हैं, अब आरती बना रहे हैं पैसे, तो मतलब है कि फार्मर भी नहीं बना रहा और गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं बच रहा। ठीक है, तो ये इस किस्म की सिचुएशन। लेकिन इस मामले में नवाज शरीफ साहब का आना, शहबाज शरीफ साहब को इस मामले पर तलब करना, पंजाब की सतह पर इस मामले का उठना, उसके बाद अनवारुल हक काकड़ साहब से खुरा मोहसिन नकवी साहब तक जाना, सबको, अब सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी को तो शहबाज शरीफ साहब ने बरतरफ भी कर दिया, लेकिन अगर मामला उन तक जाता है जो उस वक्त फैसला साज थे, और आपने प्राइवेट सेक्टर का बता भी दिया कि कहाँ कहाँ तक माल पानी बनाया गया, इंक्वायरी होती है और उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो इस्टेब्लिशमेंट रस्ते में रुकावट तो नहीं बनेगी उनके खिलाफ अगर कार्रवाई का आगाज़ किया? कार्रवाई क्या होगी? कुछ भी नहीं होगा। तो
फिर हल कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। रिपोर्ट बनेगी, हाँ, ये भी था और ये भी था और वो भी था और ये भी था। अच्छा। और ये जो है ये गलती तो हो गई, मगर इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती किसी की, क्योंकि मुश्तरका फैसले थे, सब ने ये डिसाइड किया, ये हुआ वो हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। किसी को पकड़ दकड़ कोई नहीं होगी। ख़ुसूसन ये कि कुछ लोग जिनके ऊपर इंक्वायरी होगी, जिन्होंने फैसले किए हैं, वो चहेतों के वो चहेते हैं और चुने हुए लोग हैं वो, और उनके तो आगे फ्यूचर की भी बात लोग कर रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता इसमें से कुछ निकलेगा। यानी कोई फायदा नहीं है इस पुशबैक का? नहीं, ये फ़ायदा इसका सियासी होगा। हाँ, इस हुकूमत को। ओके। वो कहेंगे जी ये पिछली हुकूमत से ये गलतियाँ हुई, पंजाब में भी ये हुआ और वहाँ भी ये हुआ, मगर फिर उसमें बात ये होगी मिट्टी पाओ। बिल्कुल ठीक, मट्टी पाओ। अब मट्टी देखिए ना, ये हो नहीं सकता ना कि काकड़ साहब के खिलाफ इंक्वायरी हो के और काकड़ साहब को जेल में डाल दिया जाए। हाँ। ये हो नहीं सकता ना कि मोहसिन साहब के खिलाफ इंक्वायरी हो और उनको पकड़ दकड़। थोड़े से परपुर कुतर नहीं लिए जाएंगे, पर जो फैला रहा होगा कोई, तो मीडिया में थोड़े बहुत बात होगी, बस ज्यादा भी नहीं होगी। ब्लेम गेम चलेगी बस, इतनी वो भी नहीं चलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, दबा दिए जाए। ओके, दबा दिए ये एक इस वक्त जो हो रहा है ना, ये सिर्फ अब सियासी गेम चल रही है। ओके, और कुछ नहीं हो रहा। चले, एक और गेम जिसका इशारा दिया जा रहा है वो है जजेस अपॉइंटमेंट, आर्टिकल 175A। उसमें तरमीम का इंतजाम। जाते मैं कह दूं कि वो होने नहीं। हाँ। आपके सवाल से पहले मैं हाँ। ये कह दूं कि वो जो झड़प हुई है अब्बासी साहब, हनीफ अब्बासी साहब की और काकड़ साहब की, उसमें सब समझ आनी चाहिए आपको कि उसका क्या है। एक तरफ वो कह रहे हैं हम तो इंक्वायरी करेंगे, और क्या करके तो देखो, नहीं तो फिर असी जड़ी इंक्वायरी करांगे ओदा की ख्याल जे मुंह खोले आते। तो इस वास्ते आप समझ ही जाएं, ये कहीं नहीं जानी बात, कहीं नहीं जानी बात, उसी लड़ाई से समझ लें। लड़ाई माफ़ करो हो जाएगा। लेकिन जो मामला अब जुडिशल साइड पे उठ रहा है वो अपॉइंटमेंट के मामले में, और ये पहली बार नहीं उठा, मामला 2010 में भी उठा था, लेकिन अब की बार सेठी साहब बड़ी खबरें हैं कि कुछ तरमीम मुख्तलिफ नौइयत की होने जा रही हैं। क्या करने जा रही है हुकूमत? देखिए 2010 में चौधरी साहब थे, इफ्तिखार चौधरी साहब, जुडिशल जजेस का मूवमेंट होया था, लॉयर्स का मूवमेंट हुआ था, जज जुडिशरी बड़ी तकड़ी फील कर रही थी, ठीक है। और हुकूमत आसिफ ज़रदारी साहब की नई आई थी, मुशर्रफ साहब को निकाला था, तो उस वक़्त लॉयर्स भी और जजेस भी बिल्कुल पर फैल के उड़ रहे थे। तो उस वक्त फैसले हुए कि अब आगे से हुकूमत का कोई रोल नहीं रहेगा जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में। और पाकिस्तान में जो फैसला हुआ इफ्तिखार चौधरी साहब का, वो ये हुआ, और बाकी जजेस का और लॉयर्स का, कि अब हम अपना फैसले अपने खुद करेंगे, इसमें हुकूमत की कोई मदाखलत नहीं होगी। अच्छा, दुनिया में ऐसे नहीं होता कहीं भी कि जजेस अपने अपॉइंटमेंट्स के बारे में खुद अपने पास इख्तियारात रखते हैं। इसमें हमेशा एग्जीक्यूटिव का रोल होता है, हमेशा, हर दुनिया में, हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मगर इफ्तिखार चौधरी साहब धनधना रहे थे, और उस वक्त आसिफ ज़रदारी साहब की हुकूमत थी, तो उन्होंने कोशिश भी की कि कुछ थोड़ी बहुत इसको किया जाए, मगर फिर धमकियाँ मिली कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो फिर ज़रदारी साहब पीछे हट गए, और फिर इफ्तिखार चौधरी साहब और उनके साथी धनधनाने लगे, और अपने लिए उन्होंने फैसला कर लिया। दो फैसले किए कि आगे जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो हम करेंगे खुद, और दूसरा ये कि वो खुद से मुराद ये थी कि इफ्तिखार चौधरी साहब करेंगे। एक तरफ जुडिशल कमीशन थी, उसके फिर सरबराह वो थे, और जुडिशल कमीशन भी अपनी जगह पे छोड़ के उन्होंने कहा कि हम ही करेंगे, मैं ही करूँगा। तो वो अब मैं से हटते हटते फिर जुडिशल कमीशन थोड़ी सी डाइल्यूशन हुई। अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि अब ये आ गई है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये मामला नहीं चलेगा। अब गवर्नमेंट के, ये मतलब पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी जुडिशल कमीशन में होने चाहिए। तो इसलिए वो जो इस वक्त 11 की है, मेरा ख्याल है कितने 9 की है, उसको ये 13 के बनाना चाह रहे हैं। 13 की जो बनाएंगे उसके अंदर 2 सेनेट से आएंगे, 2 नेशनल असेंबली से रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, 2 ऑपोजिशन के होंगे और 2 गवर्नमेंट के होंगे। बिल्कुल रीजनेबल बात है ये, बिल्कुल ये अच्छी, अगर इसका कोई तरमीम होती है तो जैसे पहले पार्लियामानी कमेटी, उधर चीफ जस्टिस साहब ने ये बेंचेस भी जो बनाने हैं वो भी चीफ जस्टिस नहीं बनाएगा, उसकी भी एक 3 मेंबर कमेटी होगी। अच्छा। सीनियर जजेस की जो बेंचेस बनाएंगे, वहाँ भी डाइल्यूशन हो रही है, और मैं समझता हूँ ये अच्छे कदम है, ये होना चाहिए। बिकॉज ये जो खुली लगाम मिली हुई थी जुडिशरी को अपने मामलात के, ये दुनिया में कहीं नहीं और यहाँ भी नहीं हो सकता था, मगर वो उसको उस वक्त के हालात ऐसे थे कि ये हो गया। अब सूरत हाल ये है कि इसको डाइल्यूट किया जाएगा,
और पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन उसमें होगी और चीफ जस्टिस अपने पावर्स भी जो है उनको भी कम किया जाएगा। अब जो इशू बना है आयशा वो कुछ और बन रहा है ना। हाँ, व्लॉगर्स जो कर रहे हैं। हाँ, बताए ना क्या है? मैं क्या बताऊँ, तुम ही बताओ। नहीं मेरे ख्याल है ज्यादा आपके मुंह से अच्छा लगेगा कि वो फिर एक्सेप्ट भी कर लेगी जुडिशरी या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। देखिए अब ये एक्सटेंशन की बात चल रही ना उसकी। उसको ऐसे कर लेते हैं कि रिटायरमेंट की उम्र से पहचान लिया था कि शरारत करने वाली है, मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँ। एक्सटेंशन का लफ्ज खतरनाक है। ऐसे कर ले, रिटायरमेंट की उम्र में 3 साल का इजाफा। हाँ, तो जैसे वो 3 साल होंगे तो 3 साल की फिर एक्सटेंशन हो जाती है ना, जो करंट चीफ जस्टिस है। अभी तो ये है कि जैसे ही कोई 65 का होता है जी, तो वो फारग हो जाते हैं। हाँ, उनके 2 महीने उन्होंने कहा चीफ जस्टिस की हो कि नहीं। अब जब अगर आप ये इसको 3 साल 68 कर देंगे तो फिर काजी साहब जो है वो अभी 65 के होंगे तो 3 साल और बैठे रहेंगे वो। हाँ, ऐसे ही है ना। तो फिर सिलसिला बदल जाएगा। वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, अब ये तो मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, करना चाहिए या नहीं। देखिए अगर कानून उनको इजाज़त देता तो वो कौन होते हैं ना, वो एक्सेप्टेबिलिटी की तो बात ही नहीं है। अगर कानून कहता है कि आप चीफ जस्टिस रहेंगे टिल 68 तो वो क्यों वो फिर रिज़ाइन करे, ये आप कह रही हैं। बहुत खूब। नहीं, एक्सेप्ट की तो बात ही नहीं बनती ना। मैं मान गई। फिर तो वो रिज़ाइन तो नहीं कर सकते ना, वो तो फिर प्रोटेस्ट हो जाएगा कि रिज़ाइन किस लिए कर रहे हैं आप तो रह सकते हैं तो रह रहे हैं, आपको तो टर्म है आपकी पूरी 68 का। तो वजन है सिर्फ सा वजन है, बहुत वजन तले में दब गई और मुझे जवाब भी मिल गया। अच्छा, एक और मामला ज़रा जल्दी से निपटा दें, वो है मखसूस नशिस्तों का मामला, क्योंकि जब बात जुडिशरी की हो रही है तो जुडिशल एंड पे बहुत से अहम फैसले भी होने जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बहुत कंसर्न्ड है और जो बेंच बना है उसकी कंपोजिशन भी खासी दिलचस्प है। मुझे बताएं, ये मामला रिवर्स हो सकता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत क्रिटिकल केस है ये। इसके 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं मोटी बात करता हूँ। जी। इलेक्शन कमीशन ने 3 दफ़ा पीटीआई को कहा कि आपके इलेक्शन रिजल्ट्स एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले पुराने ज़माने में कहा था, फिर हाल ही में 2 इलेक्शन करवाए उन्होंने, एक तो अभी करवाया। वो कहते हैं ये भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा इशू बना है नशिस्तों का। तो अब ये पहले हाई कोर्ट में था, पेशावर हाई कोर्ट ने यूनानिमस वर्डिक्ट 5 जजेस की थी कि इलेक्शन कमीशन सही कहता है, आपको नहीं मिलनी चाहिए, कि आपकी पार्टी जो है वो पार्टी नहीं है, आपने फुलफिल नहीं की कंडीशंस। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको भी पीटीआई ने चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, तवक्को तो ये थी कि इतना अहम केस है ये, इसके साथ बड़ी तब्दीली आ सकती है। बिल्कुल, हर जगह सारा सियासी सिस्टम ढांचा हिल सकता है। तो उसमें तवक्को ये थी कि चीफ जस्टिस साहब और 2 सीनियर जजेस के 3 मेंबर बेंच बनेगा, मगर आखिरी वक्त पे चीफ जस्टिस साहब ने अपने आप को निकाल लिया है और 3 और जजेस नॉमिनेट कर दिए, अपनी जगह पे एक और सीनियर जज कर दिए। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज जो भी फैसला यहाँ आएगा या हुकूमत के हक में होगा और इलेक्शन कमीशन के हक में होगा या पीटीआई के हक में होगा। ठीक है ना। अब इसमें जो अपने आप को रिमूव कर लिया ना, तो इसका ये मतलब है कि जिस किस्म का भी फैसला आता है कंट्रोवर्शियल होगा। ठीक है। अगर तो गवर्नमेंट के हक में आया तो पीटीआई कर देगी जो करना है, उन्होंने जो करते हैं आमतौर पे, और अगर पीटीआई के हक में आया तो गवर्नमेंट उड़ जाएगी और गड़बड़। मतलब है ये जो सारा सिलसिले बना रहे हैं अमेंडमेंट करने का, ये करने का, 2/3 मेजोरिटी की बातें कर रहे हैं, वो तो 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलेगी ना इनको अगर नशिस्त चलेगी पीटीआई को, तो ये फिर जुडिशल रिफॉर्म्स भी नहीं होंगी। तो बहुत से इसमें इश्यूज अब इन्वॉल्व है। काजी साहब को चाहिए था इसमें बैठते, वो अलग हो गए, अपील में बैठ जाएंगे। अच्छा, वो तो अपील तो बाद की बात है, बिकॉज अपील आमतौर पे जो फैसला आता है वही होती है, अपील में उसको चेंज नहीं किया जाता, वही जज बैठते हैं, वही अगर कोई नया इश्यू हो तो उसको देखते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होता। तो अपील शील को भूल जाएं आप, ये एक जजमेंट आनी है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके साथ या तो यहाँ जलजला आएगा, ठीक है, वो कि ये सारा जो इंतज़ामिया हिल जाएगा, या ये होगा कि पीटीआई फिर रोए पीटेगी, मगर उनके रोने पीटे से होना कुछ। तो अब ये है कि ये फैसला बड़ा अहम है। अगर ये फैसला हुकूमत के हक में आता है तो पीटीआई उड़ जाएगी और गवर्नमेंट अपनी 2/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकेगी। अगर ये पीटीआई के हक में आता है तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये रह जाएंगी। कॉम्प्लिकेशंस ये हो जाएंगी कि ऑलरेडी इलेक्शंस हो चुके हैं सेनेट के अंदर, और फिर उनको भी रिवर्स करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें शमूलियत नहीं थी रिजर्व सीट्स पीटीआई के हक में नहीं। जी। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। मगर मेरी दिलचस्प बात यह है कि ये जो भी फैसला ये कंट्रोवर्शियल होगा। काजी साहब ने अपने आप को रिमूव कर लिया उस कंट्रोवर्सी से। अब ये क्यों किया? अब ये काजी साहब से आप पूछिए, मुझे क्यों पूछते हैं? क्योंकि देखिए काजी साहब ने एक फैसला किया है जो बड़ा कंट्रोवर्शियल है,
कौन सा? इंतखाबी निशान वाला? जी बिल्कुल, बहुत कंट्रोवर्शियल था, ऐसे ही है ना। तो और उससे शर्मिंदगी भी हुई है जुडिशरी को। अच्छा। हाँ हुई है, बिकॉज दे ऑल थिंक कि ये फैसला जो था थोड़ा सा, तो अब अगर एक और फैसला ऐसा काजी साहब कर देते हैं तो काजी साहब ने जो अपनी रेपुटेशन बनाई हुई है उसको धक्का तो लगेगा। तो फिर ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि फिर ये एक्सटेंशन अगर लेते हैं या एग्री करते हैं, क्योंकि इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो जाएगी, उसके साथ इनको 3 साल और मिल जाएंगे, तो बात तो सवाल तो बड़े खड़े हो जाएंगे ना। तो अगर ये बाहर रहें, जो भी फैसला हो उससे बाहर रहें, तो इनके लिए बचाव है पर्सनली। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज अ डिसीजन जो उन्होंने जो लिया। हाँ, तो उन्होंने लिए कंट्रोवर्सी के अंदर मैंने अब नहीं जाना, क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी होती है तो मुझे दोनों तरफ से गड़बड़ होगी। तो उन्होंने इनके हवाले कर दिया। मगर यहाँ जो 2 जजेस हैं, मंसूर साहब और मिनल्ला साहब, उनकी जो रेपुटेशन जिस किस्म की बनी हुई है, तो इसीलिए ये सवाल खड़े हो गए कि ये फैसला शायद पीटीआई के हक में आ जाए। मगर मैं समझता हूँ कि इतनी भी आसान बात नहीं है, बिकॉज इसके लिए इसमें टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं, और जो सियासी इशू है वो यही है कि इतना कुछ हो चुका है, अब उसको वापस कैसे किया जाए। हाँ, पुलों के नीचे बहुत और फाइनली मैं समझता हूँ जुडिशरी के अंदर ये इत्तेफाक है कि कुछ रिफॉर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी रुक जाएंगी अगर ये फैसला पीटीआई के हक में होगा। तो इसलिए शायद हाय, सादा सी बात में बहुत पेचीदगियाँ सुलझा गए हैं आप। जवाब में जो भी आएगा इस मामले को लेकर वो बाहर तौर सेठी साहब के बकौल होगा चैलेंज, और उसमें भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा, काफ़ी टाइम बाय किया जा सकता है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। और अब मरहला आपके सेठी साहब से सवालों का। एम अब्दुल्ला साहब दुबई से सेठी साहब से क्या जानना चाह रहे हैं? यूएई कभी पाकिस्तानियों के लास्ट 1.5 साल से कभी विजिट वीज़ा बंद करता है, कभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बंद कर देता है, तो इसका मसला क्या है? ये क्यों बंद करता है? ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है, ये और किसी नेशनलिटी के साथ नहीं हो रहा है। इंडिया के साथ हुआ था 1 हफ्ता बस, पर उनका ये जो मसला था वो 10 दिन में हल हो गया था। जी सेठी साहब। हाँ जी मैं देख रहा था फेसबुक के ऊपर एक यूएई ऑफिशियल की एक छोटी सी हिदायत थी पाकिस्तानियों को जो दुबई में काम कर रहे हैं। फिर मैंने देखा उन्होंने फिर दोहराया उसको, जिसका लुब्बे लबाब ये था कि ये पाकिस्तानियों, आपका क्या मसला है? ये दुबई है, हम यहाँ सियासी एक्टिविटी नहीं करने देंगे, नहीं चाहेंगे यहाँ डिसरप्शन हो, और आप सड़कों पे यहाँ भी निकलना शुरू हो गए हैं। इमरान खान या किसी एक सियासी जमात के हक में नारे लगा रहे हैं और डिसरप्ट कर रहे हैं ट्रैफिक को। हम यहाँ सियासत अलाउ नहीं करते। तो ये आप क्या कर रहे हैं? आप बंद कर दें इस किस्म की हरकतें। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर हम वीज़ा रेजीम को टाइट कर देंगे, पहली बात। फिर उन्होंने दोहराया, बड़े दुखी नज़र आ रहे थे मुझे, कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है इतनी ये समझती है दुबई भी लंदन है, लंदन के अंदर वो गाली गलोच भी सड़कों के ऊपर होता है नून लीग वालों के ख़िलाफ़। और अब अगर दुबई में ऐसे शुरू हो गया तो वो फिर जाहिर है ये तो टॉलरेट वो नहीं करेंगे किसी सूरत में। दुबई के अंदर कोई डेमोक्रेसी वॉक्रेसी फ्रीडम स्पीच तो नहीं है, और वो बिल्कुल इसी बेसिस के ऊपर अपने मुल्क को चला रहे हैं, टाइट कंट्रोल, ताकि वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटीज़ हैं। पाकिस्तानी अब आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं, फिर पाकिस्तानी इंडियंस की आपस में लड़ाई है, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये मसले यहाँ जाके बने। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्क क्या है इंडियंस में और पाकिस्तानीज़ में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा हैं और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं, और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात ये है कि एफिशिएंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं, और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है, हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया है।
तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे, फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके कोई श्रीलंका से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या कर्नाटका से कोई, केरला से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या दिल्ली से मैं कोई सरदार जी को ले आऊँ। तो ये तो इस किस्म का मसला है। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा ये सारी जगह पे ऐसा ही रवैया है। सूरत हाल ये है कि ये हमारे लोग तो खाना काबा में जाके लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, सियासी वहाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। आपको पता है मैं किसका हवाला दे रहा हूँ, अभी हाल ही में जब मरियम औरंगज़ेब वहाँ थी तो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद फिर देखा आपने सऊदी अथॉरिटीज़ ने क्या एक्शन लिया। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कभी आपने देखा है कि इंडियंस जो हैं वो बीजेपी के जो इंडियंस हैं वो कांग्रेस के ख़िलाफ़, या कांग्रेस के लोग बीजेपी के ख़िलाफ़ अमेरिका के अंदर जिस किस्म की प्रोटेस्ट आप लोग करते हैं इन फेवर ऑफ वन पार्टी और अनदर पार्टी। एक वक्त था कि आप बेनज़ीर के लिए उसके हक़ में प्रोटेस्ट करते थे, और आज आप कर रहे हैं इमरान खान के लिए। और मैंने ये भी देखा एक ज़माने में नून लीग के लिए भी आप करते थे। तो और फिर आप लड़ते हैं उन लोगों के साथ जो आपके साथ नहीं होते, और आप सड़कों पे आके लड़ाई झगड़े करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कहते हैं द फॉल्ट डियर ब्रूटस लाइज विद अस, खामियां हमारे में हैं। हम अभी भी अपने ज़ाती इश्यूज़ जो है या सियासी इश्यूज़ हैं वो घर नहीं छोड़ के जाते, वो हम सब जगह साथ ले चलते हैं, जिसके साथ हमारे फॉरेन एम्प्लॉयज़ और फॉरेन कंट्रीज़ जो है वो हमसे खुश नहीं रहती। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस मुल्क में जाएँ उस मुल्क के कानून, उस मुल्क के रवैया, राज रवैया उसको अपनाएं। नहीं तो फिर आपको हमेशा एक शक की नज़र से देखा जाएगा। आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये दुनिया का एक असूल है कि जिस मुल्क में आप जाएंगे वहाँ के कानून, वहाँ के कल्चर, वहाँ का जो है उसको आपको अपना, अगर आप अपना नहीं सकते तो उसके ख़िलाफ़ ना खड़े हो। हाँ, वहाँ के कवानीन का एहतराम करें, वहाँ के उसूलों की पासदारी करें। तो इस तरह की रुकावटें आपके सामने अगर दूसरे नेशनलिटीज़ के सामने नहीं आ रही, कॉल फॉर इंट्रोस्पेक्शन, उसी की बात आपने समझी। सेठ साहब ने आपके सवाल का जवाब दिया। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। चलें शामिल करते हैं एक और सवाल। अली कराची से क्या जानना चाह रहे हैं? आप हमेशा कहते हैं कि एनालिसिस करने से पहले ये देखेंगे क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है। मोहब्बत कम हो रही है और इमरान खान की तरफ पाकिस्तानी अवाम की हमदर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, और बिलखुसूस नौजवान जो तबका है वो तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और बाकी किसी भी पार्टी के खिलाफ है। पाकिस्तान की इस वक्त जो सबसे बड़ी जो पार्टी है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है वो मेरे ख्याल से PTI ही है, बाकी तो सब प्रोविंशियल पार्टीज बन चुकी हैं। अब आपको नहीं लगता कि इमरान खान ही इस मुल्क का हल है? और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ट्रस्ट नहीं करती इस हुकूमत को, जैसे कि हमने PIA को बेचने के लिए पेश किया था, पर PIA को खरीदने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त। तो फिर इनके पास रहने का तो कोई जवाज नहीं है। तो आप कहते हैं कि 2 साल में चीज़ें बेहतर हो जाएगी, किस तरह से बेहतर होगी? बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें जवाब भी मैं उसी किस्म का ही दूंगा। पहली बात तो ये सही कह रहे हैं, क्या चीज़ बढ़ रही है और क्या चीज़ बढ़ नहीं रही या कम हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि PTI पॉपुलर पार्टी है और इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नफ़रत आवाम में आ रही है। ये वही इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट एक बंदे का नाम तो नहीं होता ना, एक इदारे का नाम है, या कुछ मुख्तलिफ मिल के कुछ इदारों को हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो जब इमरान खान सेम पेज पे थे तो उस वक्त तो आप सब PTI के सपोर्टर्स प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे ना। तो इसका मतलब है आप एंटी और प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं, आप प्रो इमरान खान हैं, और जो उसके फ़ायदे की बात है वो आप करते हैं। तो आप अपने आप को आज अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझ रहे हैं और कल अगर इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब का कोई मुआहदा हो जाता है तो आप सारे प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे, बिकॉज वो यही इस्टेब्लिशमेंट फिर खान साहब के साथ सेम पेज पे आ जाएगी। तो ये मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, आप प्रो इमरान खान हैं। और जिस दिन इस इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा होता है उस दिन आप भी बैठे होते हैं गोद में, और जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट को वो लताड़ रहा होता है तो आप भी लताड़ रहे होते हैं। तो ये गलत फहमी में आप मत रहें कि आप कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी हैं, आप नहीं हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी। आपको बनाए इस्टेब्लिशमेंट में था, और वक्त जब आएगा, जब इमरान खान का वक्त आएगा तो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही ये वक्त आएगा। इसलिए पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि कैसे ये इमरान खान के अलावा कोई और सलूशन नहीं है। देखिए,
खान साहब जब आए थे तो उस वक़्त इसी किस्म के हालात में आए थे ना, जो आज हालात हैं। वो भी तो कंधे पे चढ़ पे आए थे, आरटीएस सिस्टम के ज़रिए आए थे। आज अगर 47 फॉर्म 47 की बात हो रही है तो उस वक़्त आरटीएस सिस्टम की बात हो रही थी। तो क्या फ़र्क है? अब बात यह है कि खान साहब का जो एजेंडा था, जिसके ऊपर झगड़ा चला, जिसके बारे में मैंने बहुत दफ़ा जिक्र किया और पिछले प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया कि खान साहब चाहते थे वन पार्टी सिस्टम बनाना। जमहूरियत पार्लियामेंट में वो यकीन नहीं रखते थे। बहुत से स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप कहें तो आपको याद दिला देंगे किसी दिन, कोई 100 स्टेटमेंट्स उनके पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ जब वो धरने कर रहे थे, और उसके बाद भी जिस किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड था उनकी पार्टी का पार्लियामेंट के अंदर, और फिर सारी पार्टीज़ को वाइप आउट करना। अभी कल के प्रोग्राम में मैंने कहा है ये सब नून लीग के लीडर्स को और पीपल्स पार्टी के लीडर्स को जेल में डाल दिया, और हालांकि केस कोई नहीं था, और ख़ुद कहने लगे कि ये मेरा बयानिया है, अगर मैं इनको जेल में नहीं डालूंगा तो लोग कैसे मानेंगे कि ये करप्ट है। तो थे या नहीं थे वो फ़र्क नहीं पड़ा उन्हें। अब बात यह है कि ये मुल्क वन पार्टी स्टेट नहीं बन सकता। इस मुल्क के अंदर बड़ी डिविजन्स हैं, इस मुल्क के अंदर बड़े ग्रोह हैं, इस मुल्क के अंदर बड़ी रीजन्स हैं, और ये अब वो सेंट्रल अथॉरिटी जिसे हम एक ज़माने में कहते थे, वो सिर्फ मार्शल लॉ के अंदर आती है। जमहूरियत के अंदर वो आ नहीं सकती, डिवीज़न करनी पड़ती है और मिलजुल के काम करना पड़ता है। ये वन पार्टी सिस्टम नहीं बन सकता। खान साहब इसको वन पार्टी सिस्टम बनाना चाह रहे थे, और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पुलिस फोर्स बनाना चाह रहे थे। अब अगर उनको यही वो अभी भी चाहते हैं तो फिर ये नहीं मुमकिन, बिकॉज अब सिंध के अंदर ये बात मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, बलूचिस्तान के अंदर ये बहुत लोग बात मानने के लिए तैयार। तो जस्ट बिकॉज आज पंजाब के अंदर लोग बात ये मानने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी ये मानने के लिए तैयार होंगे या परसों भी ये मानने के लिए तैयार होंगे। ये आपको याद है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी थी एक ज़माने में, और आज 5 सीटें भी नहीं ले सकती। आपको याद होना चाहिए कि नून लीग पंजाब की पार्टी थी, जागो पंजाब जागो, ये नून लीग का ये बयानिया था, और नून लीग ने हमेशा इलेक्शन पंजाब में जीती है, और आज पीटीआई उसी सूरत में है। इसका ये मतलब नहीं है कल भी पीटीआई पंजाब में पॉपुलर रहेगी या कहीं और रहेगी। इस तरीके के साथ सियासत बदलती है, तब्दीली आती है, और ये डिपेंड करता है। आज भी अगर खान साहब कुछ एक्सेप्ट कर लें कि ये मिलजुल के हमने सब कुछ करना है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर लें, नैब वैब ख़त्म कर दें, और जिस तरीके के साथ ये जो सारे रियासत के इदारे हैं उनको एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको कंट्रोल करती है, अगर उनको आज़ाद कर दिया जाए, और डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स और इनको सबको आज़ाद कर दिया जाए कि आपने इलीगल ऑर्डर्स नहीं लेने, खा वो हुकूमत का ऑर्डर हो तो आपने नहीं लेना, तो इनको प्रोटेक्शन मिल जाए, तो ये बिल्कुल एक जमहूरी तरीके के साथ ये मुल्क चल सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको भी ज़रा सोचना चाहिए कि सिर्फ इमरान खान के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। आखिरी बात, आप कहते हैं कि जी सारी दुनिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इस हुकूमत के हाइब्रिड हुकूमत के ख़िलाफ़ है। भाई साहब, अभी हाल ही में हमने आपको याद दिलाया कि अमेरिका की हुकूमत खान साहब के ख़िलाफ़ थी, आपको याद दिलाया कि सऊदी अरेबिया की हुकूमत उनके ख़िलाफ़ थी, आपको याद दिलाया कि यूएई की हुकूमत उनके ख़िलाफ़ थी, और कोई वजह इतनी लंबी चौड़ी नहीं थी। खान साहब की पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात थी, तो उसमें पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट जो थे वो पैरामाउंट नहीं थे, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, वो अपनी एक ज़ाती ईगो को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो ये कहाँ की आपका ये सोच है कि जनाब सारी दुनिया जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है, ये बिल्कुल बात बैठती नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो खान साहब के साथ था। आज भी अगर खान साहब सही रास्ते पे आ जाए तो ये मुल्क चल सकता है, और वो हुकूमत उनको वापस मिल सकती है। मगर खान साहब डटे हुए हैं, वो अब इसको एक ज़ाती इशू बना लिया है बिटवीन हिमसेल्फ एंड विद द आर्मी चीफ। दिस इज़ रॉन्ग, ऐसे नहीं होना चाहिए, रास्ते निकलने चाहिए। सियासतदान हमेशा नेगोशिएशन करते हैं। खान साहब को भी अपने पुराने रास्ते बंद करने चाहिए, पुराने तरीके जो कार है उनको ख़त्म करना चाहिए, पार्टी मजबूत बनानी चाहिए, और मिलजुल के इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन लेके लिव एंड लेट लिव, पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए, जिसमें 5 साल के बाद ना सेठी साहब, जब भी ये जी जब भी वो हो तो आज खान साहब सही हो जाए, अपना मौक़िफ़ सही कर ले, तो मैं समझता हूँ इलेक्शन अगले साल भी हो सकती है। ऐसी क्या बात है? ठीक है, यानी खान साहब जो है वो सिर्फ कबूलियत और मकबूलियत के दरमियानी कोई रास्ता है, इनके इम्तिजाज से कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश करें, और बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना और पार्लियामेंट की बालादस्ती को अपने एक्शन से तस्लीम करना, उसकी खो अपनाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।